अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हमारी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है इस वक़्त वो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं और उसके जो बाज़गश्त कह लें, वो पूरी दुनिया में अब इस वक़्त महसूस की जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो भी अपनी जगह पे परेशान हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और फिर ये जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से एक हलबलू, एक मचबा है और लोगों में एक इज़्तिराब की सी कैफ़ियत नज़र आ रही है। और ये जो सिचुएशन है, यूँ लगता है जैसे ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको जानबूझ के ब्लो अप किया गया है और वो एडवेंटेंटली या एडवर्टेंटली किसी तरीके से भी हो गया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या पड़ रहा है और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें इस वक़्त किस तरह देख रही है और ख़ास तौर पे जो हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, रिवर्बरेशंस हैं, वो अब दुनिया में भी हमें महसूस हो रही हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका ज़रा तजिया करते हैं और साथ उस जहाज़ का भी ज़िक्र करेंगे जो कि असला लेके जा रहा था इसराइल में और चाबहार के साथ उसका क्या ताल्लुक है, उसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करते हैं। और हमें जॉइन कर रहे हैं यूरोप से हमारे दोस्त जनाब फैसल मोहम्मद साहब, जो कि आलमी मुसालतकार हैं और उनसे बात करेंगे। वो तजिया निगार भी हैं और उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड भी है पॉलिटिक्स के हवाले से भी। हियर कम्स फैसल मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब मुज़ाशिफ़ और आपके तमाम साथियों, दोस्तों को और व्यूअर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा फैसल भाई, आप यूरोप में चूँकि आपकी जो है पूरी की पूरी जो यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन जो नब्ज़ है उसके ऊपर आपका हाथ रहता है। एक तो मुझे बताएँ कि आप बाहर बैठ के ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो एक शोर-ओ-गौगा एक फैला हुआ है और एक ट्वीट जिसने पूरी रियासत को हिला के रख दिया है, इमरान खान साहब का ट्वीट, और जिसमें महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ने को उन्होंने कहा था। ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं और बाहर रहते हुए जो पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं जी इस वक़्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, ये तो मैं समझता हूँ कि एक मिसाल आपने सुनी होगी, वो कहते हैं ना कि उड़ता तीर पकड़ के खुद अपने आप को मार ज़ख्मी कर लेना। हुँ। ये बिल्कुल उसी के मुतरादिफ ये बात है। वो जो ट्वीट है, मैं समझता हूँ कि उसकी शायद इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि उसको अहमियत दी गई। पता नहीं कौन इनके सलाहकार हैं या कौन इनके कंसल्टेंट हैं जिन्होंने ये मशवरा दिया कि इस ट्वीट के ज़रिए वो इमरान खान को कैद कर सकते हैं या इमरान खान को सज़ा दिला सकते हैं। हुँ, क्योंकि इससे पहले इमरान खान पे जितने भी इन्होंने केसेस बनाए वो आपको पता है, सारी दुनिया को पता है। अब तो मतलब बैनुल-अक़वामी सतह पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि तमाम हाँ, पॉलिटिकल थे और पॉलिटिकल मोटिवेटेड तमाम जो हैं केसेस उन पर बने थे। अब चूँकि कुछ मामला ऐसा हुआ है कि वो मैंने आपको शायद आपके इसी शो में बताया भी था कि कुछ ट्रम्प के मामला थे, कुछ बदलते हुए हालात वग़ैरह ऐसे थे, जिसकी वज़ह से शायद उन्होंने इमरान खान को ढील दी थी और ढील के दरमियान वो चाहते थे कि कोई डील हो जाए। तो वो डील तो नहीं ख़ास फ़ायदा हुआ उनको क्योंकि इमरान खान डील पे राज़ी नहीं हुए। तो अब नतीजा उनको ये निकला है, उन्होंने कहा कि भई हम क्यों ना सख्ती से इनको निपटें क्योंकि वहाँ इनको कुछ पता लग गया है। क्योंकि ट्रम्प के मामलात भी आपने देखा है, आपकी नज़र में होंगे कुछ मामलात बिगड़ रहे हैं। दूसरा उसके अलावा ये कि जो बैनुल-अक़वामी सिचुएशन जिस वक़्त अमेरिका के सामने आएगी, आई मीन ट्रम्प के सामने आती है, अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो जिसमें चीन का मसला है और साथ में मशरिक़ वस्ता का इश्यू है, यूक्रेन का इश्यू है और साथ आपको पता है और बहुत सारे अमेरिका के लिए बड़े इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। ये जो आ रहा है ब्रिक्स की सतह के ऊपर, तो मैं नहीं समझता और बल्कि हमें बताया भी गया है कि शायद हो सकता है ट्रम्प अभी पाकिस्तान पर इतनी तवज्जो ना दें। और इसके अलावा मेरे इल्म में ये बात भी आई थी कि यहाँ से किसी की कुछ बात भी हुई है वहाँ से और उन्होंने कहा है कि आप जो है गो अहेड करें और इस चीज़ की आप परवाह ना करें। तो अब वो सारे मामला तो आपने देखा जब केसेज़ में जान नहीं थी तो इन्होंने फिर वो खुद इस चीज़ को तलाश किया और ये एक ट्वीट ले आए। उस ट्वीट के अंदर मुझे आप बताइए कि उसमें है क्या? वो तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो थी वो तो 10 जगह छप चुकी है, उसपे किताबें आ चुकी हैं, उसपे बड़े-बड़े सारे के सारे उसपे पता नहीं कितना कुछ लिटरेचर आ चुका है। ये सिर्फ़ इनको एक बहाना चाहिए था और इतना शोर इन्होंने मचा दिया कि यकीन करें, बाहर के कुछ लोगों ने एक दफ़ा मुझसे भी ज़िक्र हुआ था चंद दिन पहले, 1-2 दिन पुरानी बात है। जब ये बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुआ तो किसी के हमारे दोस्त हैं, फ़ॉरेनर हैं, उन्होंने पूछा, जर्मनी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बोला कि यार ये क्या है मसला? ज़ाहिर है बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान के टीवी कुछ देखते भी हैं, कुछ पता लग गया होगा। उनको मैंने जब बताया था वो हँसने लगे, कह रहे यार ये क्या बात हुई? ये तो ऐसा लग रहा है वो समझे कि मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई इस ट्वीट के अंदर इमरान खान ने कोई पाकिस्तान के कोई न्यूक्लियर राज़ निकाल दिए हैं या कोई ऐसी बात कर दी है, ये तो पूरी रियासत आपकी खड़ी हो गई है। तो बस ये असल में मैं समझता हूँ कि बड़ी बेवकूफ़ी है और अगर जिस तरीके से रियासत घबरा कह रहे हैं कि बड़ा हंगामा हो गया है, लोगों को बुला लिया है, लोगों को तलब कर लिया गया है, कहा जा रहा है कि रियासत की सलामती दाँव पे लग गई है। तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ट्वीट ही जो है एक रियासत को जो आपको पता है हुँ, फिर आगे मैं कहना नहीं चाह रहा कुछ मुनासिब हाँ, नहीं है। हाँ, आप हाँ। समझ गए होंगे।
कि वो हाँ, एक नहीं जून ठीक की है। न्यूक्लियर रियासत लेकिन को हाँ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये देखिए ख़ास तौर पे जो फ़ॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है जी, और जिस जी। उसमें ये बात उसको टेक अप किया गया है और किसी भी सिक्योरिटी इश्यू के ऊपर कोई बात नहीं हुई, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, सिवाय इसके कि जी डोमेस्टिक लेवल पे एक तो ये है कि उनको एक आजकल एक कोई नई टर्म जो है वो किसी ने बता दी है और वो है डिजिटल टेररिज्म। अब जो भी बस बंदा जो हो जिसके पास फ़ोन है, उसके पास वो ट्विटर पे यूज़ करता है, उसको वो कोई भी इंस्टाग्राम पे यूज़ करता है, तो वो एक डिजिटल टेररिस्ट है उनकी नज़रों में। तो ये मुझे बताएँ कि ये इस तरह की जो सिचुएशन है, ये तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कमिटी ऑफ नेशंस में पाकिस्तान की बदनामी हो रही होगी कि भई ये हाँ। एक जो जो वॉरियर्स आप कह लें उनको, आप उनको कुछ भी कह लें, लेकिन टेररिस्ट कहना उनको, ये तो बड़ी अजीब-सी बात है। नहीं देखिए, हँसी तो हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों को मज़ाक बन रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि ये पाकिस्तान में किस किस्म की कानून साज़ी हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह आपको हमारा वैसे ही पता है कि हमारी अदलिया का इस वक़्त क्या है। लेकिन देखिए एक चीज़ और ये जैसे आपने कहा ना डिजिटल टेररिज़्म तो होती कोई चीज़ नहीं है। डिजिटल टेररिज़्म क्या टेररिज़्म की जब आप बात करेंगे तो उसकी इस्तिलाह अगर आप देखें, तो उससे सीधा-सीधा एक बात सामने आती है कि टेररिज़्म में जो चीज़ आती है बेसिकली जो बुनियादी उसकी तशरीह है खौफ़ज़दा करना। आप अगर किसी को खौफ़ज़दा करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे खौफ़ फैल जाए, गलतफ़हमी फैलाना या मिसकमिटमेंट कर देना या कोई गलत कोई खबर गलत तो कोई भी खबर हो सकती है। जो होती है खबर तो होती है, 2 ही चीज़ होती है ना, खबर या दुरुस्त होगी या फिर गलत होगी। इसमें हुँ, टेररिज़्म कहाँ से आ गई? तो ये तो हुँ, लफ़्ज़ ही बिलावजह के लिए जैसे कहते हैं कि एक खामख़ा की एक इन्होंने डाल दी है डिजिटल टेररिज़्म सिर्फ़ इसलिए कि वो लोग जो इस वक़्त पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, जो इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं, ये जो एक सिस्टम है आपका जो डिप्लॉय इन्होंने कर रखा है हाइब्रिड सिस्टम और डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, उसको जो खोलना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए उन्होंने ये इस्तेलाह निकाली है। हालाँकि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, अगर आपने टेररिज़्म की बात करनी है, तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल टेररिज़्म से बड़ी इस वक़्त तो आपकी ऑफ़िशियल टेररिज़्म हो रही है। ऑफ़िशियल हुँ, टेररिज़्म क्या है? ऑफ़िशियल हाँ, टेररिज़्म यही है, जो कि जजेस ने कहा है। आपको पता है जजेस ने क्या कहा है? हुँ, हमें हुँ, धमकाया गया है। जजेस मतलब हाँ, मैं तो नहीं कह रहा, ये आप तो नहीं कह रहे। सारी हाँ, दुनिया कह रही है, सारी दुनिया के अखबारात में आ रहा है। जजेस कह रहे हैं कि हमें धमकाया जाता है, हमें टेलीफ़ोन करके हमें हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, हमें धमकियाँ दी हुँ, जाती हैं। सरकारी सतह पर होती है ना, तो ऑफ़िशियल हुँ, टेररिज़्म तो हो रही है। हुँ, ऑफ़िशियल टेररिज़्म तो एक चीज़ है जो सामने आ रही है, लेकिन डिजिटल टेररिज़्म किधर से आ गई? डिजिटल हाँ, टेररिज़्म की अगर आप बात करते हो तो फिर ये है कि जो हॉरर पिक्चर बनती है, डिजिटल ही होता है ना सारा। डिजिटल बिल्कुल, जो होती बिल्कुल। है फिर हॉरर जो पिक्चर बनाते हैं उनको पकड़ के सज़ाएँ दें ना फिर वो जो उनके हाँ, हाँ, प्रोड्यूसर है डिजिटल हाँ, वो टेररिज़्म जो तो करते फिर हैं। क्या क्योंकि खौफ लेकिन तो ऊपर लेकिन से फैल रहा है ना, भाई डरावनी फ़िल्म लेकिन आप फैसल भाई देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो खौफ फैलता है। यहाँ वो कहाँ से फैल खौफ आ गया? हाँ, अच्छा लेकिन ये जो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर इतनी सेंसिटिविटी है, जैसा आपने फरमाया कि मुख्तलिफ जगहों पे वो छप चुकी हुई है, किताबों की शक्ल में आ चुकी हुई है। अब पहले तो लोग उसको नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैंने सुना है कि उसकी जो कॉपीज़ हैं, वो अब मिल नहीं रही हैं। लोग जो हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जी हमें हमें मिल जाएँ ताकि हम भी पढ़ें उसको, देखें उसको। ये तो एक पैंडोरास बॉक्स इन्होंने खुद अपने लिए खोल लिया है, कि बजाए इसके कि उसको बेसिकली तो इनका अपना एक वल्नरेबिलिटी थी उसके अंदर, तो इनको तो उसको छुपाना चाहिए था। लेकिन ये कह के इन्होंने उसको बिल्कुल ज़ुबान ज़द-ए-आम नहीं कर दिया जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल अपने लिए मुसीबतें जैसे मैंने कहा शुरू के अंदर इन्होंने अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली और एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ये खुद फँस जाएँगे क्योंकि अगर अब लोग जब हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ेंगे, जब उसके हक़ाइक़ जानेंगे तो इनसे इनकी पोज़ीशन और मज़ीद ख़राब होगी। हाँ, इमरान खान ने तो एक जो बात की थी, वो तो सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद के ऊपर आ रही थी ना। वो बात ठीक है हाँ, भाई याहिया खान ने जो कुछ किया सबको पता है, रोज़े रोशन की तरह है। अब उसमें जैसे मैंने आपसे किताबें छप चुकी हैं मतलब हमीद रहमान कमीशन से हटकर भी बहुत किताबें छप चुकी हैं। इस पे बड़ी हाँ, फ़िल्में भी बन चुकी हैं, आपको पता है फ़िल्में तक बन चुकी हैं इसके ऊपर। जी तो हाँ, अब बिल्कुल। इन्होंने इसे कहते हैं ना कि वो मरा हुआ मुर्दा खुद ब खुद उखड़ जो मैंने एक मिसाल दी थी ना कि कोई तीर जा रहा है तो आप पकड़ के उसको खुद से आप ज़ख्मी कर लें, हुँ, इन्होंने ये हाँ, वो काम हाँ। किया है। लेकिन एग्ज़ैक्टली ये हुआ है। लेकिन फैसल भाई देखें बात ये है कि ये जो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट है, ना तो ये पीटीआई ने बनाई है, ना ये कमीशन जो था इसको पीटीआई ने अपॉइंट किया था, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया था और वो चीफ जस्टिस थे और वो मतलब बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी थे। उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सारी रिपोर्ट लिखी गई है और अगर इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको सूट नहीं करती हैं, तो फिर पीटीआई को वो बता दें कि जी ये आपने ये ऐसी बात की है, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। अब इमरान खान साहब जो हैं, उनके ऊपर प्रेशर ये डाला जा रहा है जी कि ये ट्वीट जो है ये आप डिलीट करें और ये आप बगावत का जो सिलसिला है इसको छोड़ें और हमारे साथ बातचीत करें। तो इसमें अब उनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की पॉलिसी किसी हद तक दुरुस्त है। वो डिलीट करने की उससे बात ही नहीं की अगर वो डिलीट कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि फिर वो एक बात आ जाएगी हालाँकि देखिए उसमें चीज़ तो कोई ऐसी नहीं है गद्दारी वाली।
लेकिन हुँ, जब अगर वो कहकर और इमरान खान डिलीट कर देते हैं, इसका मतलब है कि फिर उसमें इमरान खान की जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इंटेंशन है इमरान खान की, वो हुँ, इंटेंशन कन्फर्म हो जाएगी। तो हुँ, लिहाज़ा बात मैं स मेरे नज़दीक अगर आप पूछते हैं बहैसियत एक तजिया निगार, तो मैं समझता हूँ कि उस ट्वीट को इतनी अहमियत देनी ही नहीं चाहिए। अगर इमरान खान नहीं डिलीट करते, ना करें। अगर हुँ, उन्होंने डिलीट कर दी, तो फिर बात तो ये हो जाएगी कि भाई ठीक है, इन्होंने ये काम किया था, डिलीट किया और ये पीछे हट गए। क्योंकि उसमें कोई रियासत के खिलाफ कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो एक वाक़या था, वाक़ये की बर्बाद बात हुई है। ना हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट लिखने वाले मौजूद हैं या जिनके बारे में क हुँ। बात की गई थी, ना वो मौजूद हैं। वो सिनेरियो खत्म हो चुका है, ज़माना हो चुका है। तो अब ये विश मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी इन्होंने की है और अपने लिए अच्छा, मुसीबत, मैं नहीं कहूँगा कि अपने लिए मुसीबत है, लेकिन मुसीबत असल हुँ, में वही बात है कि जो जैसे मैंने इंटेंशन की बात की कि इनकी इंटेंशन बुनियादी तौर पर ये है कि इसको वजह बनाकर ये इमरान खान को बुनियादी तौर पर पाबंद-ए-सलासल करना चाहते हैं और इमरान खान को ये सज़ा देना चाहते हैं। और इस हुँ, वक़्त जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, शायद आपने देखा भी होगा, अभी 1-2 दिन कबल की बात है, मैंने खैर मुल्की मीडिया से भी मेरी बात हुई थी। तो उनको मैंने बता दिया आज से 3 दिन कबल के पाकिस्तान के में जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक़्त, उसके ऊपर ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं और उसका हुँ, ये मसवदा भी तैयार कर रहे हैं। तो इस हवाले से सिर्फ़ उनको कुछ न कुछ चीज़ें चाहिए कि वो हुँ। रियासत के खिलाफ है, ये ट्वीट तो रियासत के खिलाफ है ही नहीं, अगर आप लेकिन ईमानदारी से देखें। हाँ, लेकिन फैसल भाई देखें उसमें जो बात है वो ये है कि उनको शायद इससे ये तकलीफ़ पहुँची है कि जी जनरल याहिया को जो है वो आप इक्वेट कर रहे हैं मुजीबुर रहमान के साथ और मुजीबुर रहमान को कह रहे हैं कि जी ये वो मुहिब वतन था और जनरल याहिया जो था उसने गद्दारी की और उसने मुल्क तोड़ा। अब इसमें सूरत हाल ये है कि जनरल याहिया को तो चलें एक तरफ रख दें, जिसको ये गद्दार कह रहे हैं कि जिसने ये मुल्क तोड़ा मुजीबुर रहमान साहब, वो तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको याद होगा 74 में वो जब अपनी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आए थे उनको ऑफिशियली यहाँ पे भुट्टो साहब ने रिसीव किया था एयरपोर्ट पे और उनको जाके वहाँ पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, तो अगर वो गद्दार थे तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? नहीं जी, मैं समझता हूँ ये बात तारीख़ को मस्ख़ करने वाली बात है। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को मैं बिल्कुल नहीं समझता कि वो गद्दार थे या उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो यहाँ से हुआ था और अब तो बहुत सारी बातें खुल चुकी हैं। जनरल नियाज़ी साहब को बहरहाल जो लोग नहीं जानते, अल्लाह उन्हें बहरहाल उस वक़्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। मेरे बड़े अच्छे शनासा थे और जब हुँ, कभी वो कराची आया करते थे, तो मेरे एक दोस्त हैं कर्नल लुत्फ़ुल्लाह खां एम-फाटको वाले, हुँ, उनके यहाँ और हमारे यहाँ वो आके ठहरा करते थे। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो जो शिकस्त हुई थी वो एक तयशुदा प्लान के तहत शिकस्त थी। तो मैंने उनसे पूछा, हम अक्सर पूछे थे जनरल साहब से कि यारी साहब से कि यार आपने हथियार, वो कहते हैं यार हथियार डालने वाली बात तो ये है ना कि अगर मैं ना हथियार डालता तो यहाँ से आप हुँ, पता है कौन था, यहाँ पे कमांडर इन चीफ कौन था? ज़ाहिर हुँ, है, तो उन्होंने कहा कि वो फिर मुझे टिक्का को भेज देते या किसी और को भेज देते, तो जो है फैसला तो उन्होंने कर लिया था। कहना है वो इनकी बात हो चुकी थी, भुट्टो साहब की बात हो चुकी थी और यानी पीछे आप ये कह रहे हैं कि हथियार डालने का फैसला जो था वो हो चुका हुआ था। बिल्कुल हो चुका था। ये मुझे उन्होंने सिर्फ जनरल उसको न्याज़ी साहब, इम्प्लीमेंट किया है। एग्ज़ैक्टली ये बात मुझे जनरल न्याज़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में बताई थी, कराची में जब आते थे। मैंने हुँ, आपको बता भी रहा हूँ कि वो जब मेरे पास आते थे, तो उस वक़्त कर्नल लुत्फ़ुल्लाह खां न्याज़ी हुआ करते थे, वो भी रिटायर्ड कर्नल थे एम-फाटको वाले। तो हमारे यहाँ उनकी सिटिंग होती थी, मैं अक्सर बेशतम उनसे कहता था कि यार न्याज़ी साहब ये क्या है? वो आपका एक हुँ, मज़ाक बन गया है। एक तरफ आपको मिलिट्री क्रॉस मिल रहा है, दुनिया जहान की बातें हो रही हैं, आप रात को बीबीसी को कह रहे हैं कि फ़ौज मेरे सीने पे से गुज़रेगी और हाँ, हाँ, उसी वक़्त आप हथियार डाल देते। तो उन्होंने कहा, वो मुझसे कहे फैज़ल साहब ये तयशुदा थी, मैं बताओ मैं क्या करता? वहाँ से ऑर्डर हो गया था, अगर मैं नहीं करता, वो कहते हैं वहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से किसी और को भेज देते और वो है हुँ, कि मुझे कोर्ट मार्शल भी होता और सारा काम खराब होता, बात फिर वही होनी थी। तो इसलिए हमने हुँ, कहा जो बेहतर समझ रहा है हुकूमत, जो पाकिस्तान बेहतर समझ रही है, वेस्ट पाकिस्तान वहाँ पर है, पोज़ीशन हमारी खराब हो चुकी थी, हमें हुकूमत पहुँची ही नहीं थी। और उन्होंने एक बात ये की थी, उन्होंने कहा कि असल में बुनियादी तौर पर बात तो ये हुई थी कि जो बेस जो करता था ईस्ट पाकिस्तान में, वो ये था कि जब ईस्ट पाकिस्तान पर हमला होगा, तो वेस्ट पाकिस्तान से भारत को उससे दुगना जवाब दिया जाएगा। तो वो ये कह रहे हुँ, थे कि फैज़ल साहब बताइए वेस्ट पाकिस्तान वालों ने किया क्या? कहाँ थे आप? उन्होंने कहा थे हुँ, बात ही ये गलत, उन्होंने कहा उसूलन ये चीज़ ही गलत थी कि द डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विल बी डिपेंड ऑन द वेस्ट पाकिस्तान। कहना ये हाँ, सोच ही गलत थी। हुँ, तो वो ये कहते थे कि ये सब सोचा एक समझा मंसूबा था, आलमी मंसूबा था, बड़े पैमाने पे बातचीत हो चुकी थी, पाकिस्तान को उन्होंने तोड़ना था तो उन्होंने तोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि हुँ, चलो एक शख्स अगर मेरे ऊपर अगर बात आ गई है, अगर मुझ पे अगर बात आ जाती है और मेरी पूरी फ़ौज अगर इसमें, मतलब ज़ाहिर है फ़ौज का तो उसमें कसूर नहीं था ना। उसने कहा हाँ, चलो ठीक हाँ, है, मेरी एक शख्सियत, हाँ, अगर मेरी अगर शख्सियत बदनाम होती, कोई बदनाम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे इतने सारे लोग तो बच गए, वरना अगर मैं बगावत कर देता, तो ये कि सब मारे भी जाते और मुझ पे भी हो सकता है मैं भी मारा जाता और ये लोग हाँ, भी हाँ। मारे जाते। वो कहते हथियार ही हमारे पास नहीं थे। तो ये तो तो फिर बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ गलत, गद्दार कहना गलत है। और सबसे पहले हुँ, आपको पता है कि शेख अब बंगाल ने देखिए 1936 में मुस्लिम लीग की जो करारदाद पास हुँ, हुई थी, कहाँ पास हुई थी?
बंगाल में हाँ। हुई। मुस्लिम लीग का हुँ, क़याम कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। हुँ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ को मस्ख़ करने वाली बातें हैं। अब यहाँ तो पाकिस्तान में बदकिस्मती है, जिसको चाहे गद्दार कर दें। अब वो इमरान खान की पूरी पार्टी गद्दार बनाई जा रही है। उन पर भी हाँ। पाबंदी लगी है। अब क्या कह सकते हैं अब हम? तो फिर इसका मतलब है कि बेसिक जो ज़िम्मेदारी थी वो पाकिस्तान में जनरल याहिया पर ही आती थी ना, क्योंकि बिल वो इंचार्ज थे और उनका ये प्लान था, जो आप कह रहे हैं कि जनरल नाज़ी ने भी उसको एंडोर्स किया कि जनरल याहिया ने ये प्लान कर लिया हुआ था कि हमने सरेंडर करना है और इस तरह करना है। जनरल याहिया का और भुट्टो साहब के दरमियान ये माबैन ये फ़ैसला हो चुका था बकौल जनरल न्याज़ी के। वो कहते हैं कि अगर आखिर वक़्त में भी अगर शेख मुजीब रहमान की बात को मान लिया जाता कि ठीक है जी, हुँ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। तो उन्होंने कहा कि जीएचक्यू तक तो यहाँ से ले आने से मना कर दिया था उन्होंने जब देखिए हुँ, बड़ा तो हिस्सा वो था ना, इन्होंने कहा था जीएचक्यू अब म कर दें ट्रांसफ़र, वो उन्होंने नहीं किया। वो ये हुँ, कहते थे जनरल न्याज़ी का कहना ये था कि बंगाली ये कहते थे शुरू के अंदर वो कहते थे कि जब पाकिस्तान बना तो हमने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा था कि यार मशरक़ी पाकिस्तान बड़ा है। आप हाँ, ऐसा करें कैपिटल यहाँ लेके आएँ, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं मेरी ख़्वाहिश है कराची रहेगा, तो उन्होंने कहा आपकी हुँ, ख़्वाहिश में हमने कराची तक मान लिया। फिर हाँ, उन्होंने कहा कि दो और जो बहुत सारे मामला थे, कई चीज़ों के दफ़ातर उन्होंने कहा हमने तो पाकिस्तान के कुर्बानी जो है पाकिस्तान के लिए हमने दी, ना सिर्फ़ जो पाकिस्तान के जो बानी थे हमने उनकी हर बात को माना। तो हुँ। आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो कैसे कह गद्दार सकते हैं। लेकिन फैज़ल भाई, जिन लोगों का ये ख़्याल है कि जी मुजीबुर रहमान साहब जो थे, शेख मुजीब साहब, वो पहले से ही इंडिया के साथ वो तय कर चुके हुए थे कि ये मामलात करने हैं और ख़ास तौर पे अभी देखें ना, जो अगरतला साज़िश केस है, वो भी आप देखें, फिर मुख़्तलिफ़ जो लोग कहते हैं जी कि उनकी मुलाकातें पहले से मुफ्ती बहानी के ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए इंडिया के साथ हो चुकी भी थी। तो उसमें तो वो कहते हैं कि नहीं, उसको शेख मुजीब साहब को भी आप बरी-ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। नहीं देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि बरी-उज़्ज़मा तो आपने पहले इब्तिदा तो यहाँ से शुरू की ना जब उन पे अगरतला साज़िश का केस बना, बहुत सारे मामलात हुए, बंगालियों को जब उनके हक़ से महरूम किया गया, बहुत हाँ, सारी बातें हुई। तो जैसे मैंने कहा कि बकौल जनरल न्याज़ी साहब के कि ये सारी जब बैनुल-अक़वामी साज़िशें थी, तो इसके हुँ, पीछे ज़ाहिर है अमेरिका का भी हाथ होगा। आपने देखा होगा ना जिस वक़्त क्या जब ये जंग हो रही थी, कहा जा रहा था वो 7वाँ बहरी बेड़ा आ रहा है। वो किधर गया 7वाँ बहरी बेड़ा? अभी तक नहीं आया। हाँ, तो कुछ वो ये भी नहीं। सारे हाँ, तो वो सारे जो है ना मामला सिर्फ़ जनरल न्याज़ी को ही मतलब कह देना या सिर्फ़ शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दे देना, जनरल न्याज़ी को बागी करार दे देना या इस किस्म की बातें करना, मैं समझता हूँ ये हक़ाइक़ के बरअक्स है सारी बातें। जो कुछ हुआ नहीं, बहुत बुरा हुआ और हम अफ़सोस ये है कि हमने माज़ी से अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। मैं मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर भी कुछ उसी तरह की सूरत-ए-हाल में देख रहा हूँ। एक-दूसरे को गद्दारी के सर्टिफ़िकेट दिए जा रहे हैं, बात नहीं की जा रही। यही तो मसला था। आज अगर आप देखिए मैं ये नहीं कहता मैं कोई इमरान खान का हामी हूँ बहुत बड़ा, ना मेरा हाँ, कोई पीटीआई से ताल्लुक है। लेकिन एक बात तो सच आप करें ना, एक शख़्स जब जिसके पास मैंडेट है, अवाम ने हाँ, उसको दिया है, तो आप क्यों नहीं उससे बात करते? हाँ। ये तो दुनिया का एक नहीं, सर ये बात मैं नहीं कह बिल्कुल रहा, सही। सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं, जो जहाँ अब के तो भी बैनुल-अक़वामी तज्ज़िया निगार है, वो सब कह रहे हैं, हाँ, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आखिर मसला क्या है? हुँ। तो मसला तो कुछ है ही नहीं। अब तो अब जो बल्कि चीज़ उनके सामने आती है जी? इंडिया में भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए, अब वो हाँ, अब ये ट्वीट के ऊपर आपने बड़ी अच्छी बात याद करा दी। अब ये इसमें एक और इल्ज़ाम लगाया गया है कि जनाब वो ट्वीट जो है वो चूँकि इंडिया से हुआ। अरे भाई अजीब बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। भारत के अंदर मेरे कई बहुत सारे जानने वाले हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों के साथ मेरे राब्ते होते हैं, उनसे जो मुसलमान हैं हैदराबाद दक्खन के अंदर हैं और अजमेर के अंदर हैं बहुत सारे, वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो पहले पाकिस्तान के मामला से इस मामले से दिलचस्पी नहीं लेते थे। हाँ, उनमें से कई लोगों ने कहा कि जिस वक़्त इमरान खान ने जाके न्यूयॉर्क में जब बात की सरकारे दो आलम हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से और जब उनकी हुर्मत की आपने बात की और जब आपने इस्लामोफोबिया की बात की तो उन्होंने कहा भारत के मुसलमानों की यार ये तो हीरो है, हमें हुँ, इसकी तरफ देखना चाहिए। तो कह रहे वो वजूहात बनी जिसकी बुनियाद पर भारतीय मुसलमानों के अंदर जो इमरान खान जो है मकबूल हुए, तो वहाँ से अगर कोई हुँ। ट्वीट कर रहा है या अगर कुछ कर रहा है तो आप उसको भी गलत उसमें सिमत में ले हाँ, रहे हैं। हाँ, तो वो हाँ, मतलब सही कोई बात, एक देखिए कोई लोकल लीड तो नहीं है लीडर मोहम्मद फैसल की तरह। वो एक आलमी सही बात, शख्सियत है, उसकी अल्लाह ताला ने उसको एक इज़्ज़त दी है। तो उसकी इज़्ज़त सारी दी है, दुनिया में फॉलोवर हैं, रशिया के अंदर भी फॉलोवर हैं, मुझे पता है उसके इवन वियतनाम में तक उसके फॉलोवर हैं। तो अंदाज़ा अब आप है। क्या कहेंगे कि वियतनाम के पाकिस्तान के मामला में दखल-अंदाज़ी कर रहा है या वो क्या कहते हैं दहशतगर्दी करवा रहे हैं पाकिस्तान में या वो गद्दार हैं? सही बात। अच्छा, ये बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, ये मुझे ये बताएँ कि आपको कोई भी एक रत्ती भर भी शक है शेख मुजीब साहब की हुब्बुल वतनी के ऊपर? नहीं, जहाँ तक मेरा मुताल्ला है, जहाँ तक मेरी मालूमात है मैं जनरल आज़म साहब से भी अपनी ज़िंदगी में मिल चुका हूँ और हुँ, जनरल आज़म साहब ने भी जो मुझे बातें बताई और जो अपना आपके जनरल न्याज़ी साहब से हैं और बहुत सारे लोगों से जब मेरी मुलाकात रही, जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में था, क्योंकि मैंने अपनी सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ही शुरू की थी।
तो हमारी यहाँ मीटिंगें हुआ करती थी, शेख लियाकत के घर में भी हुआ करती थी, मरहूम पीर साहब पगाड़ा किया, किंगरी हाउस में भी हुआ करती थी, ज़हरी साहब के यहाँ भी बहुत सारी मुलाकातें हुआ करती थी। बड़े सीनियर लोगों के साथ मैं मिला हूँ, बातचीत की है। किसी ने भी जो हकीकत के अंदर जो गैर जानिबदार सियासतदान थे या जो गैर जानिबदार ब्यूरोक्रेट थे या सिफारतकार थे, वो ये कहते थे कि शेख मुजीब रहमान का कोई कसूर नहीं था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जब वो जेल में थे और जब उनको पता चला कि ये मामलात हो गए हैं इस तरह और मुल्क जो है वो दोलख्त हो गया है, तो कहते हैं वो आँसुओं से रोने लगे थे। बिल्कुल, बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। हुँ। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जनरल याहिया जो हैं, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि फिर सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर आती है और अगर मुल्क को उन्होंने दोलख्त किया है, तो फिर इससे बड़ी तो गद्दारी कोई नहीं हो सकती। लेकिन जनरल याहिया और भुट्टो साहब इन दोनों का ही काम था ना। देखिए भुट्टो साहब ने भी तो काम किया ना। भुट्टो साहब अगर उस वक़्त कह देते, भुट्टो साहब को कहा तो गया था क्योंकि जनरल न्याज़ी साहब ने सरदार मीर ने भी ज़हरी मरहूम ने भी कहा था कि जिस वक़्त ये आप पता है सरदार मीर ने ज़हरी सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं। हाँ, हाँ। अ, ज़हरी साहब जो हैं, तो वो उन्होंने भी मुझे कहा था, उन्होंने ये बात बताई थी कि जिस वक़्त ये सारा मामला हुआ था, तो इंदिरा गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई थी ज़हरी साहब की, तो उस वक़्त इंदिरा गांधी ने ज़हरी साहब को ये बात बताई थी, जब वहाँ गए थे वहाँ दिल्ली के अंदर एक मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर भुट्टो भी अगर उस वक़्त अगर अगर मान जाता, अगर भुट्टो साहब अगर मान जाते, तो हो सकता था ये मसला ना हो। लेकिन बकौल उनके, जो ज़हरी साहब भी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इस मामले के अंदर आलमी ताकतें उसके अंदर शामिल थी, ऑन बोर्ड थी, इसके अंदर भुट्टो साहब भी थे और उसके अंदर याह्या खान का भी मामला था। ये तीनों ने मिलकर किया है। ये किसी मुल्क को तोड़ना इतनी जल्दी से इतना आसान काम नहीं होता। ये हाँ, नहीं बड़ी होता। हाँ। प्लानिंग के तहत काम हुआ है ये। तो ये फिर इनके ऊपर दोनों के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है कि ये इन्होंने दोनों की ज़िम्मेदारी आती है। तो बदकिस्मती की बात ये है कि आज वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख लें, आपके सामने की बात है। हाँ, तो ये जो इस वक़्त अपने जो मौजूदा सूरत-हाल में आप देख रहे हैं कि अभी हमने देखा कि फज़लुर रहमान साहब भी जो हैं, उन्होंने भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है इलेक्शंस के ऊपर और बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान भी उन्होंने इस्तेमाल की है। तो ये जो अब सूरत-हाल बन रही है, फैसल भाई, ये मुझे बताएँ कि अब किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये तो मुझे खुदा ना ख़ास्ता एक बड़ी शदीद किस्म की सूरत-हाल बनती हुई नज़र आ रही है। आपकी क्या असेसमेंट है जी? देखें, अफ़सोस की बात है यही अभी आपसे मैंने कहा था कि जो कुछ सूरत-हाल पहले मशरिक़ी पाकिस्तान में थी, वही प्लस माइनस सूरत-हाल अभी भी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल मशरिक़ी पाकिस्तान में और मग़रिबी पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। हुँ, देखिए, इस किस्म की बात नहीं करना चाहिए। हमारी फ़ौज जो है इस वक़्त पाकिस्तान की जो बहादुर अफ़वाज फ़ौज है, वो इस वक़्त कई महाज़ों पे बरसरे पैकार है। तो हमें इस किस्म की बातें करके और ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर शख़्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और बताना होगा, हमें खड़ा होना होगा। अपने इदारों के साथ भी खड़ा होना चाहिए, लेकिन इदारों को भी चाहिए कि इस वक़्त वो हक़ाइक़ को देखें और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर वो फ़ैसले करें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक़्त बेहतर तरीक़ेकार यही है कि ये जो सूरत-हाल खतरनाक सूरत-हाल है, आप देखें ना, आज अगर आप मौलाना फज़लुर रहमान साहब के अल्फ़ाज़ को देख लें, उन्होंने क्या कहा है? हाँ, इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं कहा। हुँ, उन्होंने तो कहा है कि अगर तुम्हें अपनी ताकत का ज़ोम है, तो तुम्हारी ताकत को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। तो हाँ, इससे बढ़ देखिए। के तो फिर बा तो देखिए ना, ये तो अब ठीक है, उन्होंने जो भी कहा, लेकिन आप यकीन करें, हकीकत मुझे भी बड़ा दुःख हुआ है। मैं हुँ, हम हो गए या आप हो गए, हम फ़ौज के दुश्मन नहीं हैं। हाँ, सवाल लेकिन ही हम पैदा नहीं। बुनियादी तौर पर हकीकत की बात है, हम बुनियादी तौर पर उन फैसलों के से मुखालफत करते हैं, जो कि फैसले गलत तौर पे किए जा रहे हैं। ये खुद कर हुँ, रहे हैं या इन पे कोई करवा रहे हैं, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। लेकिन हुँ, हमें चीज़ें जो है ना, हमें नज़र आती हैं कि गलत हो रही है, तो हम इसलिए मुखालफत करते हैं। लेकिन अगर और हमारे इदारों को कोई बुरा कहेगा या हमारे इदारों की तौहीन करेगा, कोई भी हो, हमें बुरा तो लगेगा। बुरा लेकिन तो सवाल ये लगेगा। होता है, गलतियाँ तो ये खुद कर रहे हैं। हाँ, आज ये बात अगर करने का मौका इन्होंने देखिए ना, ज़रदारी साहब ने क्या कहा था, इनको धमकाया था कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो सिर्फ़ 3 साल के लिए आए हो, हम तो हमेशा इधर होते हैं, हम हमेशा पावर में बिल्कुल, आएँगे। आज आपने बिल्कुल, लाके उनको बिठा दिया। जब आपने उनको बिठा दिया, तो आज मौलाना फज़लुर रहमान की भी हिम्मत हो गई। बिल्कुल। इमरान खान तो बहुत छोड़ते पीछे है ना, उसने तो किया ही कुछ नहीं है मेरे ख़्याल से। हाँ, वो तो कहता है ये मेरी फ़ौज है, मैं तो इसके मुतालिक सोच भी नहीं हाँ, सकता कि गलत अब बात मुझे करूँ। पता है ना, आज निकाल के मतलब सीधा बाउंड्री से बाहर बॉल मार दी मौलाना फज़लुर रहमान हाँ, साहब ने। हाँ, हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि एक और इदारा भी है और वो है अदलिया और उसमें हम देख रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने अब वो टेक अप कर लिया है केस जो कि रिज़र्व सीट्स का है और उसके ऊपर अब पीटीआई की कोर कमेटी ने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है कि जी हमें काज़ी साहब जो हैं वो इससे रिक्यूज़ करें और इस केस को ना सुनें। तो अब वो बात उनकी उसूली तौर पर ठीक है क्योंकि इसके बेनिफिशियरी वो हो सकते हैं क्योंकि उनके अभी आपको पता है एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं और अगर एक्सटेंशन की हद तक ये बात पहुंचती है तो फिर इसका मतलब है कि काजी साहब बायस हैं। तो क्या करना चाहिए जी काजी साहब को और इस इदारे को कैसे बचाना चाहिए जो अदलिया का है? आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है, वो तो बिल्कुल आप ठीक है, जो कह रहे हैं कि 22 होना लाज़िमी नज़र आता है इस तमाम सूरत-ए-हाल में। लेकिन देखिए, एक अहम चीज़ है, जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है
कि ये जो पीटीआई की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ और जो उन्होंने इस पे अदम एतमाद का इज़हार किया, इसकी मैं समझता हूँ पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दुरुस्त है? जैसे आपने कहा ना, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है, बहैसियत आज़ाद तजिया निगार के। ठीक। मतलब मैं कोई पीटीआई का हामी नहीं हूँ, मैं एक तज़िया दे रहा हूँ और हकीकत पे हुँ, मबनी। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई का जो निशान था इंतखाबी बल्ले का निशान, उसके ऊपर जिस तरीके से फैसला दिया गया, उस फैसले से जो है काज़ी फ़ाइज़ हमारे जो मुनसिफ़ आला हैं, उनकी पोज़ीशन जो है ना, वाज़ेह हो गई थी कि वो उनका झुकाव कहीं न कहीं मौजूद है, ठीक है? हाँ, हाँ, जब उस हवाले से पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात चले हमें भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी कुछ थोड़ा बहुत कानून समझते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी थे लेकिन हम खामोश थे। हुँ। लेकिन अब ये देखें कि बर्तानिया से आपको पता है सिफ़ारतकार, आपको पता होगा कि जी, वहाँ जी, से उनकी एक हाई बात आई। कमिश्नर। हुँ, एग्ज़ैक्टली ये बात आई और उन्होंने कहा कि मतलब ये जो पाकिस्तान की अदलिया जो कुछ कर रही है, वो मामला जो कर रही है, दुरुस्त नहीं है। तो जब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जब किसी जज के ऊपर या किसी अदलिया के किसी शख़्सियत के ऊपर जब अगर उँगली उठ जाए, तो फिर उसको जो है किसी भी ऐसे फ़ैसले से जिस फ़ैसले के अंदर वो मुतासिर हो सकते हैं, उनका अलग किए जाने पे ऐतराज़ मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ना, हुँ, आप कहते हैं, मैं कहता तो हम कह सकते हैं भई इसरार साहब हिमायत कर रहे हैं, इसरार साहब, फैसल साहब हिमायत हाँ, कर रहे हैं, वो तो वहाँ से आ रही है बात। बैनुल-अक़वामी सतह पे अच्छा वो तो बाकायदा ख़त की शक्ल में आई, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हुँ, जो काज़ी फ़ाइज़ साहब के दरमियान जो के जो जजेस हैं और जो उन जिस पैनल में वो बैठते हैं, जो उनकी अदलिया है, वहाँ से कुछ फ़ैसले ऐसे आ रहे हैं, कुछ फ़ैसलों पे कहा हाँ, गया है, हाँ, कुछ बिल्कुल जो है गैर मतलब मुतनाज़ा हैं, समझ गए? हाँ, तो मैं हाँ, समझता हूँ कि फिर ये पीटीआई का जो है बिल्कुल दुरुस्त है और जैसा कि आपने दुरुस्त है। कहा तो कि भई उनकी शख्सियत इस हवाले से बाइस नज़र आती है, तो आपको मैंने वजह बता दी, नज़र अब आ तो आलमी हाँ, सतह पर इस चीज़ को नोट किया गया है। हाँ, उनको देखना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, आखिर एग्ज़ैक्टली, में सर मुझे एग्ज़ैक्टली। एक एक चीज़ मुझे आखिर में ज़रा बताएँ कि वो जहाज़ की क्या कहानी है जी, कि जो भारत से चला और चाबहार बीच में आ गया और फिर इज़राइल में असले की फ़राहमी और ये सब कुछ, ये ज़रा बताएँ ना हमें? देखिए, असल में मसला ये है कि लोगों को शायद पता नहीं है, भारत का इस्राइल के साथ बहुत पहले ये एक मुआहिदा है, बाहमी मुआहिदा है। रज़ामंदी और ये अब से तक़रीबन को 8-9 साल पुरानी बात है ग़ालिबन। मैं कभी देखूँगा इंशाअल्लाह, अगर मुझे पता लगा तो हो सकता है उस हवाले से मैं आपको कुछ कभी शेयर करूँगा। ठीक। 10 8-10 साल पुरानी बात है। ये इनके दरमियान एक बाहमी इश्तराकी अमल है कि जब कभी भी फ़लस्तीन का कोई मामला जो है ना, ये जो ना अटकाया हुआ है या कश्मीर का मामला, ये ऐसे नहीं अटकाया हुआ। आपको पता है ये हुँ, जब चाहें आलमी ताकतें हल कर सकती हैं, लेकिन एक हाँ, इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था, एक लॉन्ग टर्म एक इनकी एक है इसके अंदर हिकमत अमली थी। उसके तहत इन दोनों के दरमियान ये बात हुई थी कि जब फ़लस्तीन के ऊपर जब इसराइल जब मुकम्मल कब्ज़ा करेगा, ग्रेटर इसराइल की जब बात होगी, तो भारत हर हुँ, सतह पर इनकी मदद करेगा। और इसी तरह ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जब कभी कश्मीर का मसला होगा और कभी भारत ने जारहियत की कश्मीर के ऊपर, तो इसराइल भी इनके साथ खड़ा होगा। और आपको पता है कि बीच में ये एक एक खबरें चली भी थी कि जी, पाकिस्तान जी। पर हमला करने वाला था इज़राइली इसराइल या जहाज़ भी आ गए थे। एग्ज़ैक्टली आर्मीनिया, अज़रबाईजान के ऊपर। तो वो हुँ, बेसिकली ये इनके दोनों के दरमियान एक हिकमत अमली और माहिदा है। उसी माहिदे के तहत भारत ने उनको माल भेजा। अब ये हंगामा हो रहा है, देखिए चाबहार के ऊपर लोगों को पता नहीं, चाबहार का जो मामला है वो भारत का और ईरान के दरमियान एक माहिदा है, हुँ, तिजारती गुज़रगाह का। तो वो जी, जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा है। अब अगर ईरान से वो जहाज़ अगर लोड होता है, ये माल अगर ईरान से अगर लोड होता, तो आप कह सकते थे कि भई इसमें ईरान इसमें सहूलतकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भई हमने तो मुआहिदा किया था, अब मुआहिदा करने के बाद बल्कि हमने पूछा भी, तो वो ये कहते हैं कि भई आपसे अगर फैसल साहब हमारा मुआहिदा होता है कि हम आपको अपनी पोर्ट इस्तेमाल करेंगे, हमारे समंदरों से आपके हुँ, जहाज़ गुज़रेंगे, तो अब हम अगर आपके जहाज़ों को रोक के कंट्रोल तो नहीं करेंगे कि आप क्या लेके जा रहे हो? ये तो आपकी हाँ, ज़िम्मेदारी है। अगर हुँ। नाजायज़ चीज़ लेके जा रहे हो, तो आप ज़िम्मेदार हो और कहीं जहाँ पे उतारोगे और वो गलत होगा, वो पकड़े जाएँगे। हम तो गुज़र गए, आपने तो हमें पैसा और देना है, राहदारी बेसिकली देनी वो है। एंड यूज़र वाली बात होती है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल हकीकत की हाँ, बात है। तो उसमें मैं हुँ। समझता हूँ कि कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आई, वो ईरान को इल्ज़ाम दे रहा है, ऐसा गलत है ये। लोगों को असल में लोगों को हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। हाँ, और वैसे भी ये ज़रा लोगों को बता देना चाहिए कि ये जो गज़ा वाला मामला हुआ है, इसमें जब यहाँ पे इसराइलियों ने अटैक किया है फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो उनके साथ भारतीय फ़ौजी जो हैं, वो जाके शाना-बशाना लड़ते रहे हैं और उन्होंने लड़ते हमले रहे। किए हैं। और उसमें जो जी, सबसे पहला जो एक जो फ़ौजी जो मरा था उसमें, वो पहला जो था वो इंडियन था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने जो उनका मुआहिदा है, उस हवाले से वो पस-ए-पर्दा उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, वो काम कर रहे हैं। चलें जी, इस पे इंशाल्लाह सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल भाई, जल्दी मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।